हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन के क्या क्या नेचर है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल फंड्स। फाइनेंशियल डिसीजन आर इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस फर्म as growth and development of the firms depend upon its financial policies. Any wrong decision may affect the solvency of the firm. इसमें यही कहा गया है कि फाइनेंस को मैनेज करना हर एक बिजनेस फर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन जो होता है हर एक बिजनेस फर्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ या उस फर्म की डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होती है कि उस फर्म की फाइनेंशियल पॉलिसी किस तरीके की है। अगर एक फर्म कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेती है अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी की रिगार्डिंग, तो वो जो है उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन को इफेक्ट कर सकती है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फंक्शन के नेचर्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इट इज सेड दैट द फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, मनी मेक्स द मेयर गो। It says if you pay enough, people will show interest to work with you, are the famous proverb that highlights that finance actually matter to everybody. Management is concerned with planning, organizing, directing and controlling of any activity in a बिजनेस। तो यहाँ पे ये कहा गया कि फाइनेंस जो होता है हर एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या करनी पड़ती है, फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बहुत सारी एक्टिविटी जो होती है बिजनेस को परफॉर्म करनी पड़ती है। तो हर एक एक्टिविटीज़ में जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। द सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजमेंट इज closely linked with efficient use of its finance. Financial management is concerned with planning, organizing, directing and controlling of financial activity in a business। यानी कि जो एक सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजमेंट वही है जो अपने फाइनेंस का इफ़िशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से जो है बिजनेस में यूटिलाइज करे। अ फर्म हैज़ टू डिसाइड द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, फ्रॉम what source the fund must be raised and how much from each source, that is what should be the finance mix। ये कहा गया है कि एक फर्म को फंड को कहाँ कहाँ से रेज करना चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए, क्या एक फर्म को डेट का यूज़ करना चाहिए, एक फर्म को इक्विटी का यूज़ करना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कौन सा सोर्स ऑफ फंड जो है एक फर्म को रेज करना चाहिए अपने बिजनेस की फाइनेंसिंग के पर्पस के लिए, या फिर फर्म को जो है फाइनेंस मिक्स का यूज़ करना चाहिए। अगर फाइनेंस मिक्स का यूज़ करिए यानी कि डेट भी ले रही है, इक्विटी ले रही है, तो किस रेशियो में इन दोनों चीज़ों को लेना चाहिए। वेयर टू इन्वेस्ट दोज फंड्स, यानी कि हमने मार्केट से ये तो पता कर लिया कि कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स हमें रेज करना है, कौन से सोर्स से हमें फंड्स को रेज करना है, कितना करना है। अब क्या है, कहाँ पे उस फंड को इन्वेस्ट करें, what should be the composition of the assets of the firm। ठीक है, how should the firm analyze, plan and control its affair, किस तरीके से एक फर्म जो है वो एनालाइज करेगी, प्लान करेगी अपने और कंट्रोल करेगी अपने बिजनेस के अफेयर्स को, अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट्स वगैरह को। हाउ लार्ज शुड अ फर्म बी सो दैट इट कॉल ग्रोथ फास्ट, एक फर्म को कितना लार्ज होना चाहिए जिसकी वजह से वो क्या करे, ग्रोथ जो है वो फास्ट रेट से करे। तो एक फर्म को क्या क्या चीज़ें, पॉइंट्स जो है वो डिसाइड करना चाहिए। सोर्स ऑफ फंड्स क्या होगा, कहाँ पे एक फर्म को इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, हर एक चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, या फिर एक फर्म अगर किस तरीके से ग्रोथ करेगी। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद efficient यूज ऑफ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दैट इज कैपिटल फंड्स, कि एक फर्म को जो अपने कैपिटल फंड्स है, जो फाइनेंस है, उसका इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द यूज एंड एक्विजिशन ऑफ द फंड्स, यानी कि यहाँ पे जो हम फाइनेंस मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि एक फर्म की क्या क्या प्रॉब्लम है। फर्म की प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से फंड्स को रेज करे और किस तरीके से उस फंड्स का यूटिलाइज करे बेस्ट पॉसिबल वे में, जिससे कि जो एक बिजनेस है वो ग्रो करे और शेयर होल्डर की जो वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। ठीक है, thus financial management is concerned with managerial decisions that result in procurement of fund and their effective utilization in the business। Financial management is nothing but managerial decision making on assets mix, capital mix and profit allocation। फाइनेंस मैनेजमेंट कुछ नहीं है, इसमें ये कहा गया है कि कहाँ से हमें फंड्स को जो है प्रोक्योर करना है, कहाँ से हमें फंड्स को एक्वायर करना है और कहाँ पे हमें इसको यूटिलाइज करना है, हमारा एसेट मिक्स क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल मिक्स क्या होना चाहिए और प्रॉफिट जो है वो कितना एक फर्म का होना चाहिए।
हम देखते हैं नेचर के बारे में। हमने पढ़ा कि फाइनेंस फंक्शंस क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस। सो इन एडिशन टू रेजिंग फंड्स, financial management is directly concerned with productions, marketing and other function within an enterprises, whatever decision are made about the acquisition or distribution of assets। यानी कि एक फर्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को रेज करने का काम नहीं करता। एक फर्म, एक बिजनेस बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो एक एंटरप्राइजेस को जो है परफॉर्म करने होते हैं, जिसके रिगार्डिंग एक फर्म को जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जहाँ पे एक फर्म को फाइनेंस को इन्वेस्ट करना होता है। उस हर एक चीज़ों के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मार्केटिंग की बात करें या फिर सेलिंग की बात करें या किसी भी फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हर एक जगह फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक जगह डिसीजन मेकिंग जो है सोच समझ के जो है बिजनेस को लेनी चाहिए। From this statement, it is clear that the main function of the financial management is not only to raise fund, but includes the broader area of managing the finance for the firm more efficiently। इस स्टेटमेंट से हमें ये तो क्लियर हो गया कि एक फाइनेंस मैनेजर सिर्फ और सिर्फ फंड्स को रेज करने का काम नहीं करता, बल्कि वो ये भी देखता है कि किस तरीके से इस फंड्स को और बाकी जितनी एक्टिविटीज़ है एक बिजनेस के अंदर परफॉर्म की जा रही है उनमें अच्छे तरीके से जो है इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज किया जाए। दस द टू मेन डिसीजंस इन्वॉल्व इन अ फर्म आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। दो मेन डिसीजन जो होते हैं एक फर्म को लेने पड़ते हैं, कि फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन हमें यही कहते हैं कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होना चाहिए, और इसके अंदर हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर एक फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है तो वो प्रॉफिट को कितना वो रिटेन करे और कितना डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब यही हो गया कि किस तरीके से हम अपने फंड्स को यूज़ कर रहे हैं, और फाइनेंशियल डिसीजन में हम यही पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है? द फंड अवेलेबल मे बी इन्वेस्टेड इन एनी प्रोजेक्ट। जो भी फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, हम किसी भी प्रोजेक्ट में जो है उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू मेक इन्वेस्टमेंट वाइजली। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही कहता है कि जो भी हमारे पास फाइनेंस है उसका हमें इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है कि ये हमें क्या करे, आगे फ्यूचर में जाके बेनिफिट दे, हमारी जो फर्म की सॉल्वेंसी है वो मेंटेन रहे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू, इन्वेस्टमेंट डिसीजन किन किन चीज़ों से रिलेट होना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें अपने फाइनेंस को, अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है हमारे डे टू डे वर्किंग कैपिटल की मैनेज करने के लिए। कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए कैपिटल बजटिंग का एक टॉपिक अलग से बनाया हुआ है। कैपिटल बजटिंग क्या होती है वहाँ पे पढ़ना, यानी कि असेट्स वगैरह में कहाँ पे हमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। मैनेजमेंट ऑफ मर्जर, रीऑर्गेनाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के केसेस में भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। बाय और लीज डिसीजन, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ठीक है, कि कहाँ पे हमें कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है क्या। उसके बाद आता है द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट इज मोर इन्वेस्टमेंट इज मेजर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम इन अ कंपनी। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट, कि कहाँ पे हमें कौन से फिक्स असेट में पैसा इन्वेस्ट करना है, या फिर जो हमारे करंट असेट्स है उनको हमें किस तरीके से मैनेज करना है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी कंपनी की। असेट रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, असेट्स रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट और यूजेस ऑफ फंड। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स होते हैं, फिक्स असेट्स होते हैं, टेंजिबल असेट्स होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से हमने अपने फंड्स को जो है वो इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड द डिसीजंस प्राइमरी रिलेटिंग टू असेट्स कंपोजिशंस फिक्स्ड एज वेल एज करंट असेट्स। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें ये बताते हैं कि कहाँ पे हमने जो है इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, फिक्स डिसीजन में फिक्स असेट्स में कितनी है, करंट असेट्स में कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट है। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या कहता है कि द सेकंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ द फर्म। फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ द फर्म क्या है? द फाइनेंशियल डिसीजन इज मेनली कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल मिक्स एंड कल्टिवेटिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड रेजिंग फंड। यही है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फंड्स, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम जो है किसी असेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तभी कर पाएंगे जब हमारे पास फाइनेंस है। अगर हो सकता है कि एक फर्म के पास इतना फाइनेंस अवेलेबल ना हो, तो एक फर्म कहाँ से फाइनेंस को, फंड्स को जो है वो रेज कर सकती है, कौन से सोर्स फर्म के पास अवेलेबल है।
मेनली टू टाइप्स ऑफ सोर्स होते हैं। एक तो होता है कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा है उसको यूज़ करे, यानी कि मार्केट के अंदर इक्विटी को इश्यू करे, या फिर डेट का यूज़ करे, लोन वगैरह को ले। तो द टू मेन सोर्स ऑफ फंड्स आर शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि टू मेन सोर्स जो होते हैं फंड्स की वो है शेयर होल्डर्स फंड्स, दैट इज ओनर्स इक्विटी एंड द बोरोइंग फंड्स, ठीक है, जिसको हम डेट बोलते हैं। उसके बाद आता है द कॉस्ट ऑफ फंड डिटरमाइंस ऑफ डेट इक्विटी मिक्स, impact of tax, depreciation, consideration of control and financial pressure या burden, interest rate and inflation are some of the factors that affect the financing decision। मान लो हमारे पास दो सोर्स है, एक है हम इक्विटी का यूज़ कर सकते हैं, एक है हम डेट का यूज़ कर सकते हैं। अब एक फर्म के पास ये सिचुएशन आती है कि एक फर्म को कितनी इक्विटी लेनी चाहिए, कितनी डेट लेनी चाहिए, ठीक है। तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स एक फर्म कंसिडर करती है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के फाइनेंशियल डिसीजन को लेती है कि अगर हम इक्विटी का ले रहे हैं, अगर हम डेट को चूज़ कर रहे हैं, तो टैक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, डेप्रिसिएशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, एक फर्म के पास कंट्रोल कितना होगा, फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल रिस्क कितना होगा, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारे कुछ फैक्टर है जो एक फर्म की जो फाइनेंशियल डिसीजन है उनको इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फर्म को जो है एक ऑप्टिमल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहिए। अ बैलेंस इज टू बी मेंटेन बिटवीन द ओनर्स फंड एंड द आउटसाइडर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, चाहे वो ऑनर्स फंड हो, चाहे आउटसाइडर फंड हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म फंड्स हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म फंड्स हो, हर एक चीज़ के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को हार्म कर सकता है, बिजनेस की सॉल्वेंसी को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। अ फर्म यूजली यूज ऑफ बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंड्स, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस सोर्स इज वेरियस कॉम्बिनेशन, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस सोर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस डिसीजन, एग्जांपल लीवरेज एनालिसिस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर एनालिसिस। ये हमारे कुछ डिसीजन होते हैं, जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो वो सारी चीज़ें हम जो है वो ध्यान में रखते हैं। अब आता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर ही एक डिविडेंड डिसीजन जो हम पढ़ेंगे। दिस डिसीजन relating to disposition of distributed profit between dividend and retained earning being a source of funding. Dividend decision is concerned as a part of financial decision of the firm. The impact of level of dividend and retention of earning on market value of shares and future earning of the firm. Funds required for future expansion, impact of legal and cash flow constraints, and the future booms or recession are some factors that affect this decision. यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें डिविडेंड डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए, क्या हमें हमें डिविडेंड कितना जो है शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, या कितना पोर्शन हमें जो है रिटेन अर्निंग का रखना चाहिए। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक फर्म जो है वो ध्यान में रखती है डिविडेंड डिसीजन लेते वक्त। मान लो एक फर्म के पास बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट आ गया किसी ईयर में, अगर फर्म सोचती है कि वो डिविडेंड के तौर पे वो सारा प्रॉफिट बांटती है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस डिविडेंड्स को रिलेटेड। वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में भी उनको ज़्यादा डिविडेंड जो है मिलेगा। अगर एक फर्म क्या करती है, कम डिविडेंड बांटती है और रिटेन अर्निंग के तौर पे ज़्यादा पैसा रख लेती है, ताकि वो ये सोचती है कि फ्यूचर में जब भी ग्रोथ करनी होगी, ठीक है, फ्यूचर में जब भी हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा, उस समय हम इस फंड का यूज़ कर लेते हैं और कम कम पोर्शन जो है वो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो डाउनफॉल हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फर्म में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो एक फर्म को क्या करना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए डिविडेंड डिसीजन और रिटेन अर्निंग के बीच में। एक फर्म को ये देखना चाहिए कि फर्म को डेट कितनी अवेलेबल मार्केट में है। मान लो फर्म को डेट इजीली अवेलेबल हो जाती है, या फिर फर्म के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक फर्म जो इतनी डेट उठा सकती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर फर्म के सामने आती है कभी भी, और फर्म को क्या करना है, तो उस समय में फर्म जो है वो क्या कर सकती है, अपना प्रॉफिट जो है एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब भी एक फर्म को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है, तो वो सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे हमने ये देखा हुआ है कि क्या क्या रीजंस है डिविडेंड पे आउट रेशियोज को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो में यही है कि कितना डिविडेंड जो है हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, क्या क्या फैक्टर्स जो है हम ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी अवेलेबल है, या फिर हमें मार्केट से डेट कितनी अवेलेबल है, लिक्विडिटी पोजीशन किस तरीके की एक बिजनेस की, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रख के ही डिविडेंड डिसीजन को लिया जाता है। रिटेंशन ऑफ अर्निंग डिपेंड्स
reinvested opportunity available and the opportunity to generate satisfactory rate of return for the shareholder. Dividend may be paid in cash or in the form of bonus shares. तो मान लो एक फर्म क्या करती है, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड के रूप में अगर अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है अपने कंपनी के तौर पे, अपने जो बिजनेस है उससे, कि मान लो इस बार हमें ज़्यादा डिविडेंड मिला है तो नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है कि हमें ज़्यादा डिविडेंड मिले। लेकिन कंपनी क्या करती है, उस एक्सपेक्टेशन से बचने के लिए कंपनी ये करती है कि उस जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को जो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे रही है, वो डिविडेंड के रूप में ना देके बल्कि स्पेशल डिविडेंड या बोनस के रूप में दे सकती है, ताकि वो अपने शेयर होल्डर को ये बताती है कि वन टाइम डिविडेंड है जो आपको मिल रहा है, या फिर बोनस के रूप में दे रही है, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा आगे फ्यूचर के लिए नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये कुछ था। और जो भी हमारी रिटेन अर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं बिजनेस की हेल्प करती है। जो भी रिटेन अर्निंग है उसका यूज़ किया जा सकता है शेयर्स को बायबैक करने के लिए, या फिर अगर हमारे पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो उसमें हम जो है वो ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग है तो हमें डेट वगैरह का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग के अपने बेनिफिट्स होते हैं और डिविडेंड डिसीजन जो है उसके अपने बेनिफिट होते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ताकि ये चीज़ जो है हमें एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद हमने देखा है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या नेचर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या नेचर्स होते हैं। दो मेन कौन से डिसीजन होते हैं जो एक फर्म को लेने चाहिए, एक है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस की, कहाँ से हमें फाइनेंस को जनरेट करना चाहिए, कहाँ से हमें फाइनेंस को रेज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। उसके बाद था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें ये था कि हमें कहाँ पे अपने फाइनेंस को यूज़ करना चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करना चाहिए, हमें अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए भी हमें जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स असेट्स में, करंट असेट्स में, जहाँ पे कहाँ पे हमें फंड्स को जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने एक चीज़ और पढ़ी कि हमें पैसे को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स में, और कितना रिटेन अर्निंग के तौर पे अपने पास रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।